हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम अपना फिज़िक्स का 11th क्लास का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और सिंपली हम इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अपनी बुक को देखिए 3.1 इंट्रोडक्शन, जो यह बताता है कि हम इस चैप्टर में हम किसी ऑब्जेक्ट के एक ही लाइन या एक ही दिशा में दोनों ओर, दैट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन की पढ़ाई करेंगे। मोशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? मोशन इट इज़ ए चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू किसी ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट से बदलती है समय के साथ, तो उसको हम मोशन बोलते हैं। 3.2 इसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पोजीशन क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अपनी बुक को आप देखते रहिए और हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप अपने सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते रहें। चलो 3.2 शुरू करता हूँ मैं। पोजीशन, जब किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट सामान्यतः हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, तो फ़िलहाल हम इस चैप्टर में हम कवर करेंगे सिर्फ एक ही दिशा और उसको हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। इस एक्स डायरेक्शन के हम दोनों ओर की पढ़ाई करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट इज़ वी विल स्टडी हियर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो। तो अपने अपनी बुक में आप देखते रहिए। ये आपके फिगर 3.1 काम आएगा और इसी को हम रेफरेंस लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष जब हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं या नापते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट नॉर्मली एक्स वाई जेड एक्सेस में, यहाँ पर हम एक्स एक्सेस ले रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट ओ है, यहाँ ये 0 पर है। अगर हम इसका कहें कि इसकी पोजीशन पी पॉइंट पर क्या है, तो विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ ओ, इसकी पोजीशन है 360 मीटर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक इज़ कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम क्लॉक यानी कि टाइम के साथ एक जगह पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि इस ऑब्जेक्ट का एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट मीन्स व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स कोऑर्डिनेट चेंजेस इट्स वन और मोर कोऑर्डिनेट्स with respect to time, then we call that the object is in motion। क्योंकि हम यहाँ मोशन को स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, अतः हम केवल एक ही दिशा मान लेते हैं, दैट इज़ एक्स एक्सेस। अब अपने 3 पॉइंट फिगर को देखिए। इस डायग्राम के अनुसार ऑब्जेक्ट की क्यू पॉइंट पर पोजीशन 240 मीटर है, इसीलिए पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का विद रेस्पेक्ट टू ओ, रेफरेंस पॉइंट ओ जो कि 0 हमने मान रखा है, उसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का क्यू पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 240 मीटर है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट 240 है, जिसको हम पोजीशन सिंपली बोल देंगे। अब पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ सीधे शब्दों में कहें कि अगर आप अपने घर से चले स्कूल गए, मान लो 1 किलोमीटर है, स्कूल से आप करीब कुछ सामान खरीदने गए दुकान पे, मान लो वो भी 1 किलोमीटर है, फिर अपने घर पर वापस आ गए,
मान लो फिर वो वहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो इन सबको आप जोड़ देंगे तो ये 3.5 किलोमीटर आएगा। यानी कि जितना भी आप टोटल चले हैं उसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। चलो फिजिक्स की भाषा में, पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जो कवर किया गया है, चला गया है, उसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। अब क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट O टू P, अपना चित्र देखिए, O टू P एक कार जाती है एंड P टू R, और ये फिर P से R पर आती है। तो इस कंडीशन में पाथ लेंथ कितनी होगी? देखो O से P तक है 360 मीटर्स और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 360 प्लस 120 यानी कि 480। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 360 प्लस 480 ये हमारा आएगा 840 मीटर्स। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जिसकी मैग्नीट्यूड है यानी कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई 840, इसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द चेंज इन पोजीशन, इट इंडिकेट्स, यानी कि ये बताता है कि पोजीशन कितनी चेंज हुई है। अच्छा, पाथ लेंथ जो होता है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि पाथ लेंथ ज़्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों, ये अभी हम बताएंगे। तो पाथ लेंथ इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम पॉइंट्स। चलो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दस D has both negative magnitude and direction, hence therefore it is called vector quantity. Displacement from P to Q, अपना चित्र देखिए, अपना डायग्राम देखिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? P to Q यानी कि दूसरी पोजीशन है ये, इसको अगर हम x2 मान लें Q को और P से शुरू हुआ है तो इसे x1 मान लें, तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 हमारा कितना है 240 और x1 हमारा कितना है 360। यहाँ पर इन्हें रखिए, x2 है 240 माइनस 360 यहाँ पर रखिए। इसमें से इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर -120 मीटर्स। अच्छा, अब इसके बाद बट पाथ लेंथ, इसी का जो पाथ लेंथ है वो आएगा, यहाँ से कितनी दूरी थी P की 360 और P से Q की दूरी कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर्स। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा 360 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 मीटर्स, इस जो कि हमारा आंसर आएगा 480 मीटर्स। तो ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा जो पाथ लेंथ है वो हमारा ज़्यादा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ। तो इसका आंसर क्या है, जो अभी मैंने बताया है ऊपर। आप एक एग्जाम्पल पाथ लेंथ का लीजिए, एक एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का लीजिए, जिसमें हमारे दो आंसर आए थे। एक तो P2Q आया था -120 और वही पाथ लेंथ आया था हमारा 840 मीटर्स। तो ये प्रूव करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो या नेगेटिव और पॉजिटिव बट पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर भी जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है उसी में ही है, आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे यहाँ पर ले आइए अपनी बुक को, और ये हमारे पास 3 ग्राफ हैं, इसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या चीज़ है। पोजीशन टाइम ग्राफ इज़ ए टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो पोजीशन और जो टाइम ग्राफ है वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम करता है और उसका विश्लेषण करने के लिए काम आता है, और ये इसको एनालाइज और रिप्रेजेंट करने में काम आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है एनालिसिस और रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो अब हम देखते हैं कि ये पोजीशन टाइम क्या है। ये फिगर ए देखिए, इसमें लिखा है एक्स एक्सिस है और ये टाइम दिखाया गया है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आप मोटरसाइकिल से कहीं दुकान पर गए हैं, वहाँ से आपने यहाँ से करीब 40 मीटर दूर है, वहाँ पर आपने कुछ सामान ख़रीदा और वहीं पर आप खड़े हैं और आपके फादर घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि लड़का 10 बजे पहुँच गया होगा दुकान पर, और उन्होंने फिर 10:30 बजे देखा तो उन्होंने फिर देखा कि लड़का अभी आया नहीं है, इसका मतलब अभी दुकान पर ही खड़ा है। ऐसे ही उन्होंने फिर आधे घंटे बाद देखा तो लड़का फिर भी नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि अभी भी लड़का दुकान पर खड़ा है, इसका मतलब इसकी दूरी बराबर है। अब इस फिगर से देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 मीटर दूर खड़ा है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और 10 सेकंड बाद वो अभी भी वहीं पर खड़ा है, 20 सेकंड बाद भी अभी भी वहीं पर खड़ा है, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद वहीं पर खड़ा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 40 मीटर की दूरी पर स्टेशनरी खड़ा है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी, या तो कार का हो या मोटरसाइकिल का हो या जो भी चीज़ है वो स्टेशनरी है, यानी कि खड़ी हुई है। समय बदल रहा है, समय तो चलता रहेगा लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा है। अब डायग्राम 2 देखिए, ये दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि 0 से t समय तक ऑब्जेक्ट चला, 0 से x, यानी कि x मीटर चला t सेकंड में। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चला, अगले t सेकंड में भी वो यहाँ से यहाँ तक x दूरी चला है, यहाँ से यहाँ तक अगले t सेकंड में भी वो यहाँ से यहाँ तक x दूरी चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिफाइन और वी कैन टेल दिस वन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन and covers equal distance in equal intervals of time is called uniform motion, otherwise non uniform motion। अदरवाइज इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलो एक एग्जांपल मैं यहीं पर लिए लेता हूँ। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर 10 मीटर चला है 1 सेकंड में, फिर अगले 10 सेकंड में ये 20वीं पोजीशन पर आ गया, 20 मीटर पर आ गया, ये दूसरे सेकंड में आया, ये तीसरे सेकंड में यहाँ पर 30 सेकंड में आ गया। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है समान समय, 0 से 1, यानी कि 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1, और 10 में से 0 गया, यानी कि 10/1, ये आंसर आया फिलहाल 10 मोशन का। ऐसे ही हम इसकी दूरी देख लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, 2 - 1 और 20 - 10, 20 - 10 इज इक्वल टू 10/1 इज इक्वल टू 10, यानी कि
इस पोर्शन के लिए भी 10 मीटर दूरी तय की है, इस पोर्शन के लिए भी 10 मीटर दूरी तय की है और इस पोर्शन के लिए भी। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन है। तीसरा ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको शायद समझने में थोड़ी कठिनाई हो, देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ईजी वर्ड्स। इसके लिए मैंने बराबर में एक डायग्राम बनाया है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि लेट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे पास, चलो इसे कार मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर कार जो है एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर खड़ी है, कोई चल नहीं रही है, और यहाँ से ये धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है टिल कब तक, 10 सेकंड तक। इसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड ले लेती है, कहाँ से कहाँ तक, 10 से 18 सेकंड तक। और फिर 18 से 20 के बाद इसमें ब्रेक लगाया जाता है और वो धीरे धीरे रुक जाती है, यानी कि ये पोजीशन जैसे यहाँ पर थी वो यहाँ पर आके रुक के यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि ये डायग्राम में थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बराबर में एक डायग्राम बनाया है, मैं इसकी सहायता से आपको समझाता हूँ। जैसे कि जब कार यहाँ से चली तो यहाँ से इसने स्पीड पकड़ी, तो ये कर्व टाइप है, ये है कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक इसने स्पीड पिकअप की है 10 सेकंड तक। फिर ये है सीधी लाइन, ये ऐसे सीधी लाइन, जैसे कि ये वाली सीधी लाइन है, ये है यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन। तो 10 से 18 सेकंड तक इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब 18 से 20 सेकंड में फिर ये एक और कर्व है, ये एक और कर्व, यानी कि 18वें सेकंड में आपने मोटरसाइकिल में या कार में ब्रेक लगाया है और 2 सेकंड लगे हैं आपको ब्रेक लगाने में, और यहाँ पर जो है आपकी गाड़ी रुक गई है या मोटरसाइकिल रुक गई है। और मान लो ये दूरी है जी, ये दूरी ये वाली इसको दिखाता है। तो मान लो ये यहाँ पर ये मान लो आप जो है 50 मीटर चले, यहाँ पर आप मान लीजिए 50 मीटर चले, तो ये तो आपकी हो गई स्टेशनरी पोजीशन, ये आपकी ब्रेक वाली पोजीशन है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये आपकी पिकिंग अप स्पीड है। तो इसको हम जो है हियर यू हैव अप्लाइड ब्रेक्स। तो जब आपने ब्रेक लगाया है, एट दैट टाइम योर ऑब्जेक्ट, योर कार और मोटरसाइकिल स्टॉप हो गई और वो यहाँ से लाइन सीधी हो गई। तो मेरा ख्याल है ये तीनों डायग्राम आपकी समझ में आ गए होंगे। और इसमें मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनता था, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप यहाँ से भी आप देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये आ जाएगा, मान लो यहाँ पर 40 मीटर दी दूरी तय की और यहाँ पर ये 50 है ही, तो इसको और इसको हम मोशन देखें तो 50 - 40 अपॉन 18 - 20, तो यहाँ पर आएगा मोशन आपका 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये तो पोजीशन इसकी हो गई। और यहाँ से यहाँ तक मान लो इसने चला, जब आप स्पीड पिकअप कर रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ का, मान लो ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड रही है 10। इसे यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इसके डाउट को मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। तो ये 12 - 0 अपॉन 10 - 0 इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो स्पीड इसकी जो पिकअप हो रही है वो है 1.2 के हिसाब से हो रही है। ये है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो ये स्टेशनरी पोर्शन हो गया। तो ये हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, 3.1 और 3.2। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास फटाफट लेटेस्ट वीडियोस आते रहें। थैंक यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ अमेंड टू रीड। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आएगा 20 - 18, कृपया इसे ठीक कर लें।